मैडम माइक दो ना, माइक दो। हाँ चालू हो गया, माइक दो। माइक दे दो यार, लाइव हो गया, माइक दो जरा पड़ा, हमें दे दो माइक। हेलो, हेलो, आवाज़ देखो, हेलो, देखो बोर्ड पूरा आ रहा, आ रहा, हेलो, आवाज़ नहीं हो, हेलो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाएं जिससे क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहेंगे वही आपको फ़ायदा है। जिससे आप लोग तुरंत का तुरंत कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाएं। शेयर करने, शेयर भी कर दें, ठीक है ना, जिससे और लोग देख सकें। चलो कैमरा सही है, जल्दी बोर्ड, बोर्ड सही है, रोक ठीक है, ऐसे करते हैं।
डिस्टेंस एजुकेशन का मीन्स हो जाता है इसका दूर स्थित शिक्षा। ये भी हमने आपको बताया, ये भी अनौपचारिक शिक्षा की तरह ही है। ये अनौपचारिक शिक्षा की ही आधुनिक प्रणाली है। दूर स्थित अर्थात दूर स्थित शिक्षा अर्थात इसमें क्या है कि दूर रहते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें दूर रहते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक और छात्र का आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है और कई प्रकार के टेक्नोलॉजी के ऑपरेटर्स के द्वारा, विभिन्न प्रकार के संचार साधनों के द्वारा संबंध होता है। जैसे कि हो गए आपके कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन है, फोन है, इन सब के थ्रू। इसको ओपन एजुकेशन भी कहते हैं। इसे ओपन लर्निंग और एजुकेशन, इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, होम स्टडी एंड एक्सटर्नल स्टडी और इसके अलावा इसको ऑफ कैंपस स्टडी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ऑफ कैंपस स्टडी भी कहते हैं। आपको बता दें, ओपन लर्निंग और एजुकेशन, होम स्टडी, एक्सटर्नल स्टडी, ऑफ कैंपस स्टडी, ऑफ कैंपस स्टडी भी कहते हैं। इसे ओपन एजुकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष शिक्षण की व्यवस्था है और दूरस्थ शिक्षा उन बालकों, युवाओं एवं प्रौढ़ों के लिए है जो किसी कारणवश अचानक से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए या अचानक से उनने सडनली किसी कारणवश स्टडी को छोड़ दिया या किसी बिजनेस लाइन में चले गए, सब रोजगार अपना स्वयं का व्यवसाय करने लगे या किसी रोजगार से अटैचमेंट हो गए, लेकिन वो अपने बिजनेस को साथ साथ रोजगार के साथ साथ वो स्टडी भी करना चाहते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं। यह शिक्षा प्रणाली उनके लिए भी है। दूरस्थ शिक्षा उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की व्यवस्था है। डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की व्यवस्था है जो किसी आयु के अथवा किसी स्थान पर या फिर किसी दूर डिस्टेंस में रहने वाले हैं। इस वजह से भी, डिस्टेंस की वजह से भी उनने शिक्षा छोड़ दी है। अब दूरस्थ शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग, दूरस्थ शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग सन 1982 में किया गया था। दूरस्थ शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में किया गया। में कब किया गया? 1982 में किया गया। उस समय इस डिस्टेंस एजुकेशन को
ICCE के नाम से जानते थे, ICCE के नाम से जानते थे। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। उस समय इसका नाम था ICCE, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। इसके बाद में इनने अपना नाम बदल करके ICDE किया। इसके बाद में इन्हें अपना नाम बदल के ICDE किया, क्योंकि और भी कंट्रीज ने अपना नाम बदला था, इस वजह से इसका नाम इंडिया में बदल के ICDE भी किया गया। अब ICDE क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। आप लोग नोट भी करते रहिए। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक। इस संस्था में या इस परिषद में विश्व के लगभग 50 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, या 50 देश इसमें सदस्य रहे थे, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत सहित, इंडिया सहित विश्व में पत्राचार शिक्षा को, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को दूरस्थ शिक्षा कहा जाने लगा था। पत्राचार शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहा जाने लगा था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम ICCE रखा गया, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। उसके बाद में इसका नाम बदल करके ICDE, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रखा गया। पहले पत्राचार शिक्षा, उसके बाद में इसका नाम बदल के दूरस्थ शिक्षा रखा गया। वैसे आप लोगों ने इस समय भी काफ़ी नाम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स सुने होंगे। अब दूरस्थ शिक्षा के संबंध में ही कई एजुकेशनिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस भी दी हैं, कि जिसमें सबसे पहले जैक फॉक्स ने बताया है। अकॉर्डिंग टू जैक फॉक्स के अनुसार जैक फॉक्स के अनुसार जैक फॉक्स ने ये कहा था कि दूरस्थ शिक्षा जो है, डिस्टेंस एजुकेशन जो है, जिसका नाम पहले कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स था, जिसका नाम आज बदल करके चेंजमेंट होकर के जिसका नाम डिस्टेंस एजुकेशन किया गया है, यह अधिगम, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, जो कि हमने आपको पहले और फर्स्ट डे और सेकंड डे क्लास में बताया था कि यह भी एक लर्निंग प्रोसेस है, यह भी एक अधिगम विधि है। ये अधिगम विधि की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी विशेषताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं, जो शिक्षण संस्थाओं की अधिगम विधि से बिल्कुल डिफरेंस है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनकी जितनी भी शिक्षण विधियां जो हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलती है, जो हमने कल आपको बताया था कि पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही शिक्षण विधियां भी। शिक्षण विधियों का मतलब क्या है कि आपको सिलेबस के अनुसार हमें किस तरीके से आपको एजुकेशन देनी है, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग हमें करना है। तो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से ये बिल्कुल डिफरेंस है, चेंजमेंट है। ये है अकॉर्डिंग टू जैक फॉक्स के अनुसार कि दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे विशेषताओं को प्रकट करती है, जो शिक्षण संस्थाओं की अधिगम विधि से बिल्कुल भिन्न है। भाई भिन्न तो है ही,
औपचारिक शिक्षा जब फॉर्मल एजुकेशन जो हमने आपको बताया था, फॉर्मल एजुकेशन जब हम देते हैं उसके लिए पर्टिकुलर एक विद्यालय होता है, कॉलेज होता है, सिलेबस निर्धारित किया जाता है, शिक्षण संस्थाएं होती हैं, शिक्षा के उद्देश्य अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिसाइड किए जाते हैं। ये सब कुछ क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में। लेकिन हमने उसी के बाद आपको इनफॉर्मल एजुकेशन में बताया था कि इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि ये कहीं भी किसी भी समय कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी के द्वारा किसी भी समय प्रदान की जाती है। लेकिन हाँ, इसमें एक चेंजमेंट जरूर है, किसमें, डिस्टेंस एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में। इनफॉर्मल एजुकेशन में भी एक सिमिलरिटी थी जो फॉर्मल एजुकेशन में था कि इसमें एक दूसरे से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध होता है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा नहीं है। यह एक इनडायरेक्ट मेथड है, ये एक अप्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र का एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। कई प्रकार के टेक्नोलॉजी जो हैं, उनके ऑपरेटर्स जो हैं, कई प्रकार के तकनीकी उपकरणों के माध्यम से स्टूडेंट्स, एजुकेंट और एजुकेटर का संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है एजुकेशन के लिए। और हमने आपको बताया भी है ये चीज़ कि यह उन युवकों के लिए, बालकों के लिए और प्रौढ़ों के लिए वह शिक्षा है जो किसी कारणवश अपनी फॉर्मल एजुकेशन अचानक से बीच में छोड़ गए हैं, किसी व्यवसाय में लग गए हैं या फिर किसी रोजगार में लग गए हैं, लेकिन वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को, शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा उनके लिए है, डिस्टेंस एजुकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स उनके लिए है। दूरस्थ शिक्षा 1982 में शुरुआत की गई थी इसकी। सबसे पहले इसका नाम था ICCE, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। इसके बाद में इसका नाम बदल करके ICDE किया गया, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि इसमें, इस शिक्षा प्रणाली में भारत के अलावा विश्व के 50 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक, ये हो गया आपका डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन जो है दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। आपको इसमें सबसे पहले वही लिखना है, दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक या इन दिस मैटर। ठीक, उसके बाद में आपको फर्स्ट पॉइंट लेकर के चलना है कि दूरस्थ शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है, इनफॉर्मल एजुकेशन की तरह ही है, जिसे पत्राचार शिक्षा, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, मुक्त अधिगम, ओपन एजुकेशन, मुक्त शिक्षा कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जनसाधारण की शिक्षा है। इसमें शिक्षक बहुआयामों द्वारा शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाता है। दूरस्थ शिक्षा जनसाधारण शिक्षा है, जिसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार के आयामों के द्वारा अपने छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि यह शिक्षा, जो हमने आपको अभी बताया था जस्ट पहले, कि यह शिक्षा किसी काल और स्थान से संबंधित नहीं है। इसका ना कोई पर्टिकुलर टाइम है, ना कोई पर्टिकुलर स्पेस है। ठीक, इसमें शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश, एडमिशन बहुत आसानी से इजीली मिल जाता है। और इसमें पत्राचार द्वारा, कॉरेस्पॉन्डेंस द्वारा, पत्राचार द्वारा मुद्रित सामग्री का प्रेषण का मतलब संप्रेषण। आप लोग समझते हैं कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को, ये पहले वर्ड आप समझ लो क्योंकि आगे आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी इसकी। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन।
संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, वो उसको कहलाते हैं हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ठीक, इसमें पत्राचार द्वारा मुद्रित सामग्री का प्रेषण, जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, टेप है और वीडियो है, कंप्यूटर है आदि संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। और यह अप्रत्यक्ष शिक्षा है, इनडायरेक्ट एजुकेशन है, जिसमें शिक्षक और छात्र का संपर्क जो है एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं बाय फोन, कंप्यूटर, मोबाइल और डाक के द्वारा। ठीक, इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। अभी ये आपका क्या था, ये आपकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको। अब आते हैं हम उद्देश्य की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य। वही सेम आपको लिखना है। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक। ठीक, उसके बाद में फर्स्ट आपको लेके चलना है। उन लोगों को अधिगम के अवसर प्रदान करना, फिर वही वर्ड आया आपका अधिगम, लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। जो आप ये सीख रहे हो, शिक्षा के प्रकार जो हम आपको दूरस्थ शिक्षा बता रहे हैं, यह भी एक क्या है, यह भी एक लर्निंग प्रोसेस है, मतलब सीखने सिखाने की ही प्रक्रिया है। तो इसमें आपको उन लोगों को अधिगम के अवसर प्रदान करना है, उन लोगों को आपको सिखाना है जो कम आयु के हैं और अधिक आयु के भी हैं और किसी मोर डिस्टेंस की वजह से या अधिक दूरी की वजह से अपनी शिक्षा को कायम रखने में असमर्थ रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार से बाधा उत्पन्न किए बिना, मतलब जो लोग अपने बिजनेस में भी लगे, अपने रोजगार में भी लगे हैं और उनके रोजगार में भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो और वो अपना स्टडी भी कंटिन्यूअस रखना चाहते हो, तो बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। मतलब कि ऐसे बालक, ऐसे युवक या ऐसे प्रौढ़, ठीक, जो किसी रोजगार में लगे हुए हैं और रोजगार में बाधा उत्पन्न हो गई है, बाधा उत्पन्न किए बिना अपनी शिक्षा को कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं, तो उनके लिए हो गया ये दूरस्थ शिक्षा। और कुछ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो फाइनेंशियल भी किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, पिछड़े व्यक्तियों को समाज के उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करना। और लास्ट पॉइंट इसमें आप लिखना कि सीखने वाले को उनकी रुचियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में हुए वर्तमान विकास एवं सुधारों से अवगत कराना। अब आप आगे बढ़ते हैं। हम दूरस्थ शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, बोर्ड पे मैं लिखती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाती है, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं लिखती हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट्स में देखा है कि मैडम आप थोड़ा सा मुझे लिख तो लेने दीजिए कीजिए। अरे आप लिख लोगे, जब हम पीडीएफ दे रहे हैं तो आप लिखोगे क्या? जब एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप समझो। मीन्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में है कि दूरस्थ शिक्षा के साधन जो हैं, मीन्स जो हैं वो कई हैं। सबसे पहले इसमें हम लेके चलते हैं
प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल में आ जाता है कि इसके अंतर्गत पुस्तकें हैं, बुक्स जो है जो मुद्रित मार्गदर्शिका आदि सम्मिलित है, और ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रिंटेड मटेरियल में क्या आ गया आपका, बुक्स। ठीक, इसके बाद में सेकंड आपका आता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल एड। सेकंड आता है इसमें आपका ऑडियो विजुअल एड। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब कि ऐसे साधन जिनको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हैं। प्रत्यक्ष संप्रेषण मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशंस के अभाव के कारण, प्रत्यक्ष संप्रेषण मतलब डायरेक्ट एक दूसरे से संबंधित स्थापित ना हो पाने के कारण इन साधनों को अधिक लोकप्रिय बनाया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे फिल्म है, रेडियो है, स्लाइड हैं और दृश्य श्रव्य कैसेट, जिनको आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये आ जाते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड में। इसके बाद में आपका थर्ड आता है क्या, रेडियो एंड टेलीविज़न। इसके बाद में आपका थर्ड आता है रेडियो एंड टेलीविज़न। यह भी एक संप्रेषण को सुगमतापूर्वक पहुंचाने का साधन है। संप्रेषण आपको क्लियर हो गया था। संप्रेषण मतलब अपनी बात को, कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन जो है वो कम्युनिकेशन या वो संप्रेषण कहलाता है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पहुंचाने के तरीके को संप्रेषण कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आपका लास्ट एंड लास्ट तो नहीं है, इसके बाद में और भी है कि काउंसलिंग क्लासेस भी चलती हैं इसमें, मतलब परामर्श कक्षाएं भी चलती हैं डिस्टेंस एजुकेशन की। ठीक है, काउंसलिंग क्लासेस भी चलती हैं इसमें, परामर्श कक्षाएं। दूरस्थ शिक्षा में दूरस्थ छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए या सुलझाने के लिए परामर्श कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और दूरस्थ शिक्षक इसमें छात्रों को परामर्श देते हैं और इस साधन के माध्यम से ही छात्र एवं अध्यापक का संपर्क प्रत्यक्ष हो जाता है। किसके द्वारा? काउंसलिंग क्लासेस के द्वारा। ठीक, ये हो गए आपके मीन्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। अब हम आगे चलते हैं, इसमें सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसकी। दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं।
लिमिटेशंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में लिमिटेशन इसकी ये है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो है वो विज्ञान जो है, साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं और वोकेशनल भी कुछ कोर्सेज हैं, मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है कि शिक्षण के लिए ये उपयुक्त नहीं है। क्योंकि साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट मांगते हैं, वो प्रयोगशाला मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आप तभी सीख पाओगे जब आप उनको करके सीखोगे। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जब आप उन प्रैक्टिकल को खुद करोगे तब तो आप सीखोगे। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा जो है ये विज्ञान जो है, साइंस और वोकेशनल जितने भी सिलेबस हैं, मतलब व्यवसायिक से संबंधित जितने भी मैनेजमेंट कोर्स चलते हैं, ये उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन सफल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दूरस्थ शिक्षा में स्वाध्याय पर अधिक बल दिया गया, मतलब आप खुद होम स्टडी, एक्सटर्नल स्टडी, मतलब आप खुद घर पे बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और इसमें वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जो परिपक्व हैं, मेच्योर हैं और लगनशील हैं। व्यक्ति ही इसमें उससे बेनिफिट उठा पाते हैं। और इस शिक्षा प्रणाली में पर्यवेक्षण एवं निगरानी, मतलब ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोई सामने होता तो है नहीं है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं हो पाती। मतलब कोई ऑब्जर्व करने के लिए कोई सामने ना हो पाने के कारण भी ये शिक्षा उतनी उपयुक्त नहीं है। और ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है ये खर्चीला भी बहुत है। ठीक है, इसकी फीसें भी ज़्यादा हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि निर्धन परिवार जो है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन सही नहीं है, जो उससे डिस्टेंस एजुकेशन से लाभ नहीं उठा सकते। अब ये आपके तीनों प्रकार हो गए शिक्षा के। आज ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम आपके सेकंड लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज ही शुरुआत करा देते हैं आपका सेकंड लेसन भी, क्योंकि ये फर्स्ट लेसन ही इतना बड़ा था जो आज कंप्लीट हो पाया है। सेकंड लेसन जो है वो है आपका प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपका हो गया फर्स्ट लेसन कंप्लीट। अब सेकंड लेसन की तरफ बढ़ते हैं। बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है वैदिक युग में शिक्षा। वैदिक युग में शिक्षा, इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है वैदिक युग में शिक्षा। कि वैदिक युग में शिक्षा का प्रचलन किस प्रकार का था, शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी, कैसा पाठ्यक्रम होता था, शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, इन सब का अध्ययन हम इसमें स्टडीज में करेंगे। वैदिक युग में किस तरीके से शिक्षा का था प्रचलन। तो वैदिक पीरियड जो था वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक काल जो है, वैदिक पीरियड जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक काल जो है, वैदिक पीरियड जो है उसको दो उपकालों में विभाजित किया गया है। मतलब ये पूर्ण है, उसके बाद में इसकी सब यूनिट हैं, दो इसकी यूनिट है, दो उपकालों में डिवाइड किया गया है। पहले आता है इसका प्रारंभिक वैदिक काल, उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल।
इसे 2 उपकालों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें प्रारंभिक वैदिक काल, और आगे उत्तर वैदिक काल। आपको दोनों ही कालों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा का स्तर कैसा था और उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का स्तर कैसा था। सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था जो है वो वैदिक शिक्षा ही भारत की सर्वप्रथम शिक्षा की व्यवस्था थी। मतलब शिक्षा का प्रारंभ जो है वो वैदिक काल से ही हुआ था। अब आप लोग ये नहीं पूछें कि वेदों का अर्थ क्या है। वेदों का अर्थ जो है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। ये चीज आप याद रखिएगा। कब से कब तक का टाइम पीरियड है? वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान, नॉलेज। आपको सबको पता होगा कि 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, जिसमें से सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम जो है वो है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में मानवता समाहित की गई है। और वेदों के समय में धार्मिक शिक्षा का बोलबाला था, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। और उस समय वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था या ब्राह्मणों का अधिकार था। तो वैदिक समय में वैदिक शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा भी कुछ लोग कहते थे, पुरोहित शिक्षा भी कहते थे इसको। ठीक है। इसमें मनुष्य के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सबसे लास्ट एंड लास्ट संन्यास, इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिलता है। और उस समय जीवन के सभी भी क्षेत्रों में, चाहे वो शुरुआत से ही हो, ठीक है, मतलब चाहे वो ब्रह्मचर्य से हो, गृहस्थ से हो और वानप्रस्थ से हो और चाहे संन्यास आश्रम से हो, धर्म की प्रधानता दी गई है। और वैदिक साहित्य में भी, वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य क्या है? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। बोध भी क्या है? शिक्षा प्रदान करना, जानकारी, और विनय, नम्रता, सहानुभूति। और वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना, और शिक्षा का उद्देश्य जो था वो था आत्मानुभूति एवं आत्मबोध, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आपको कल डिस्क्राइब करेंगे। अब ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। गुड डे, हैव अ नाइस डे।